दोस्तों, बुलबुल 2 मेरे हिसाब से तो फूहड़ता से भरी हुई एक चीप कॉमेडी थी, प्योर जोक से भरी फिल्म। मगर वह तहलका मचा रही है बॉक्स ऑफिस पे, लोगों की नब्ज पकड़ ली है उसने। इस मौके पर मैं बस यही कह सकता हूँ कि लोगों की नब्ज पकड़ना एक ज़्यादा बड़ी कला है। बॉलीवुड का सूखा सूख गया है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। फिल्म को लेकिन इतना ज़्यादा हाइप देना, गलत फिल्म को प्रमोट करना मेरे हिसाब से गलत है। चलो जो भी है, अब वो अंदाजे गलत हो जाते हैं। हीरोपंती 2 में अंदाज़ा गलत हुआ था। एडवांस बुकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ गई थी, 6 साढ़े 6 करोड़ 7 करोड़ तक की फिल्म ने वो कलेक्शन किया नहीं था। मुझे भी लगा बुलबुल 2 की कॉमेडी मुझे फूहड़ लगी। बाकी लोगों को पसंद आ गई, क्या पसंद आ जाए दर्शकों को कुछ नहीं पता। आज इसी संदर्भ में मैं एक बात करूँगा। मराठी फिल्म इंडस्ट्री के एक भूतपूर्व बहुत ही बड़े एक्टर और एक प्रोड्यूसर, जो कि डबल मीनिंग संवादों के लिए जाने जाते थे, दादा साहब कौंडके जिनको कहते थे। आज उनके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे, उनकी फिल्मोग्राफी कैरियर के बारे में जानेंगे। दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कुमार देतवाल। फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्विस्ट में आपका स्वागत है। दादा साहब कौंडके का असली नाम जो है वो था कृष्णा दादा कौंडके। मराठी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत जाने पहचाने नाम रहे ये, जब तक जिंदा रहे। और इनका जो ये इंडियन एक्टर हैं और फिल्म प्रोड्यूसर हैं, इनका कार्यकाल तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले इनका जन्म बता दूं। 8 अगस्त 1932 से 14 मार्च 1998 तक का इनका जीवन काल रहा। और ये डबल मीनिंग संवादों के जरिए अपनी फिल्मों में फूहड़ता पेश करते थे, जो लोगों को बहुत पसंद आती थी। वैसे तो मराठी सिनेमा हिंदी सिनेमा से ही पुराना है, इसका बड़ा स्वर्णिम काल रहा है। मराठी फिल्मों से ही भारतीय सिनेमा की पहचान बनी थी। आजकल मराठी सिनेमा रसातल की तरफ भी घुसा हुआ है, क्योंकि सैराट फिल्म के अलावा 100 करोड़ क्लब में आज तक कोई फिल्म मराठी की एंटर नहीं कर पाई है। अभी एक नई फिल्म धर्मवीर रिलीज हुई है पिछले हफ्ते। वह फिल्म भी 10 करोड़ के बजट में बनी है और 13-14 करोड़ पे सिमट के रह गई है। अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं, अच्छी एक्टिंग है, बायोपिक मूवी है, मगर उसके बावजूद भी वो फिल्म भी अपना दम तोड़ती ही नज़र आ रही है। हिट हो जाएगी, हिट हो गई है, लगभग उसने 15 करोड़ कमा लिए हैं 8-9 दिन में। मगर कहने का मतलब है कि उसको वो रिस्पांस नहीं मिल रहा जो बुलबुल 2 को मिल रहा है, या जो एक अच्छी फिल्म को मिलना चाहिए। 8 अगस्त 1932 को ये जन्म थे ब्रिटिश काल में, जब बॉम्बे कहा जाता था। और 14 मार्च 1998 को 65 साल की उम्र में इनका निधन हुआ था, मुंबई में ही। और इनको ज़्यादातर दादा के नाम से पहचाना जाता था। जहाँ इनका जन्म हुआ था उसे ब्रिटिश काल में बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था, बॉम्बे प्रेसिडेंसी। पूर्ण रूप से ये मराठी सिनेमा में काम करते थे और ये अभिनेता, निर्देशक और गीतकार के अलावा लेखक भी थे। इनका कार्यकाल जो रहा फिल्म इंडस्ट्री में 1969 से लेके 1997 तक रहा, मृत्यु से 1 साल पहले। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती नलिनी कौंडके था, जिनसे इनकी शादी 1960 से लेकर 1967 तक चली। इनके परिवार के लोग चौल के मालिक थे, जो मोरबंग में थी, मुंबई में, जो किराए पे दी जाती थी। इनके परिवार के कुछ सदस्य बॉम्बे डाइंग बड़ी सुप्रसिद्ध कंपनी के मिल मजदूरों को हैंडलिंग करने वाले फोरमैन भी थे। और इनका नाम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लिया जाता है, क्योंकि इनकी 9 फिल्मों ने लगातार सिल्वर जुबली मनाई थी, जो लगातार 25 हफ्ते तक एक ही थिएटर पे चली थी। और इनको ज़्यादातर दादा नाम से बुलाया जाता था, जो मराठी में जिसका मतलब है बड़ा भाई। मराठी में दादा कहते हैं बड़े भाई को। भारतीय सिनेमा में फूहड़ता से भरी हुई सेक्स कॉमेडी को इंट्रोड्यूस करने का श्रेय दादा साहब कौंडके को जाता है, और ख़ासतौर पे मराठी सिनेमा में। पुणे के एक गांव से इनका परिवार शिफ्ट होकर आया था मुंबई। इनका पालन पोषण एक चाल में ही हुआ था, क्योंकि इनका परिवार चाल का मालिक था। तो लाल बाग में मुंबई के पास एक शॉल में रहते थे, जिसको नए गांव के नाम से जाना जाता था उस वक्त। दादा कौंडके एक रफ टाइप बंदे थे, और उन्होंने अपना बाजार नाम की एक ग्रोसरी रिटेल शॉप में जॉब कर ली थी। ग्रोसरी शॉप थी, रिटेल शॉप। दुर्भाग्यवश इनके परिवार के कुछ सदस्य मौत की गोद में समा गए थे। कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिस वजह से दादा साहब कौंडके का ध्यान थोड़ा ज़िंदगी को लाइटर वेट में और हंसी मजाक में बिताने का ज़्यादा मन करने लगा, और इन्होंने एक बैंड को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर वह लोगों को हंसाने का काम करते थे स्टेज पर। ड्रामा कंपनियों के साथ करते करते इनको महाराष्ट्र में कई स्टेज शो करने के लिए टूर पे जाना पड़ता था, जिससे इन्होंने पब्लिक के एंटरटेनमेंट के टेस्ट को पकड़ने में बहुत ज़्यादा महारत हासिल कर ली थी। और ये पब्लिक के टेस्ट को समझ गए थे, नब्ज समझ गए थे कि पब्लिक किस बात पे खुश होती है, किस बात पे तालियां बजाती है, और कैसे इकट्ठी होती है, कैसे उनको एंटरटेन किया जाता है, फूहड़ता के नाम पे या सेक्स कॉमेडी के नाम पर।
कांग्रेस पार्टी का एक सेवा दल होता था जिसे कोंडके साहब ने ज्वाइन कर लिया था। एक वॉलंटियर के तौर पर इन्होंने काम करना शुरू किया। तो उन्होंने कई ड्रामों में हिस्सा लिया। ड्रामा स्टेजों में काम करते करते इनकी मुलाकात मराठी के कई एंटरटेनमेंट की हस्तियों से हुई, जिनमें से एक राइटर थे वसंत सबनीस। उनसे इनकी मुलाकात इनसे प्रेरणा लेकर और साथ लेकर इन्होंने अपनी खुद की थिएटर कंपनी खोल ली और इन्होंने सबनीस साहब से कहा कि वो उनके ड्रामा के लिए स्क्रिप्ट लिखते हैं। जो इनके एक नाटक खन खन पर्चा राजा देखकर बड़े प्रभावित थे इनके अभिनय से, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मराठी में, हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका मतलब है बैंकक्रप्ट किंग। लेखक सबनीस साहब ने इनको वादा कर दिया कि वो इनके लिए एक मॉडर्न तमाशा लिख देंगे, या जिसे हम उस वक्त कहते थे लोक नाट्य, इनके लिए एक आधुनिक भाषा में लिख देंगे। उस मराठी नाटक का नाम था विचा माझी पूरी करा। इसका ट्रांसलेशन बनता है फुलफिल माई विश। यह नाटक हिट हो गया और महाराष्ट्र में दादा कोंडके साहब का एक नाम बन गया। ये एक थिएटर कंपनी के स्टार बन गए कलाकार के तौर पर, और इस नाटक को कम से कम पूरे महाराष्ट्र में 1500 शो करने पड़े और करे इन्होंने। इनको पहला डेब्यू मिला ब्रेक इस नाटक के प्रसिद्धि के बाद भाईजी पेंडेकर की मूवी में, जिसको बाद में नेशनल अवार्ड मिला फॉर बेस्ट मराठी फिल्म का। उस फिल्म का नाम था तामडी माटी। बेस्ट फीचर फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला इसको मराठी का। और उसके बाद ये इन्होंने प्रोड्यूसर बनने का निश्चय कर लिया और इन्होंने 1971 में सोन गदिया से ये प्रोड्यूसर बन गए। और यह फिल्म वसंत सबनीस जी के लिखे हुई एक कहानी पर आधारित थी, जिसका निर्देशन गोविंद कुलकर्णी जी ने किया था। खुद इन्होंने एक ऐसे नायक का रोल किया था जो एक युवक है और एक डांसर के प्यार में पागल हो जाता है। डांसर का नाम फिल्म में कलावती होता है, जिसका रोल उषा चौहान ने निभाया था। इसके अलावा इस फिल्म में और भी कलाकार थे, जिसमें नीलू फूले बहुत सुप्रसिद्ध कलाकार थे, और उसके अलावा गणपत पाटिल जी भी थे। इसके अलावा अन्य कलाकारों में संपत निगम और रतनमाला जी थी। उनके सामने इसी टीम को साथ रखते हुए अपनी दूसरी फिल्म करी, जिसका नाम था मराठी में एकटा जीव सदाशिव। कोंडके की स्टोरी लाइन जो थी, हमेशा जो बेस होती थी, वो सिंपल एक इंगेज बंदा होता था, लवर होता था हमेशा, और सिंपल बंदा होता था जो एक प्यार करता है पागल सा। उदाहरण के लिए इन्होंने अपने आप को एक फिल्म में धोबी जैसे कि लॉन्ड्री मैन दिखाया था। उस फिल्म का नाम था आली अंगावर। और जैसे एक गरीब किसान दिखाया था अपने आप को इसने, फिल्म का नाम सोन गढ़िया था जैसे पहले बताया है। और एक पुलिस कांस्टेबल दिखाया था इन पांडु हवलदार फिल्म में। कोंडके ये हमेशा एक ही टीम रखते थे कलाकारों को, उसी को इस्तेमाल करते थे हर फिल्म में। सिंगर्स, म्यूजिशियन, सबकी टीम सेम रहती थी और इनको फार्मूला मिल जाता था सक्सेस का, उसी को ये लगातार यूज़ करते रहते थे। इनका यह मानना था कि जब इनको पहली फिल्म से जो सफलता मिली तो वही टीम मुझे आगे सफलता दिलाई थी। उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस का नाम रखा था कामाक्षी पिक्चर्स। जैसा कि बताया, सारे कलाकार इनके सेम ही रहते थे। उषा चौहान इनकी नायिका रहती थी, राजेश मजूमदार इनके स्क्रीन प्ले राइटर रहते थे, जो कि इनके साथ पांडु हवलदार से थे। राम लक्ष्मण इनके म्यूजिक डायरेक्टर रहते थे। जयवंत कुलकर्णी इनके गीत गाया करते थे। बाद में ये महेंद्र कपूर से गीत गवाने लगे। नायिका उषा चौहान के लिए उषा मंगेशकर जी गाना गाती थी। बाल मोहित हमेशा चीफ असिस्टेंट होते थे। पुरानी फिल्मों के दिग्गज अभिनेता, निर्माता, निर्देशक भगवान दादा तक को इन्होंने हायर कर लिया था, एम्प्लॉय रख लिया था अपनी फिल्मों के लिए। जैसे उन फिल्मों के नाम है आली अंगावर, हायुक नावरा पहिजे, बोल लाविन तितले, गुडैया और राम राम गंगाराम। मूल रूप से मराठी फिल्मों में काम करते थे, उनके प्रोड्यूसर थे, लिखते थे, लेखक थे, गीतकार थे। उसके अलावा हिंदी और गुजराती फिल्मों में इन्होंने अपना हाथ आजमाया। 1984 में इन्होंने हिंदी फिल्म तेरे मेरे बीच में से अपना हिंदी डेब्यू किया। गुजराती फिल्मों में डेब्यू उन्होंने 1977 में किया था चंदू जमादार फिल्म से।
1986 में इन्होंने एक हिंदी फिल्म में दोबारा अभिनय भी किया और प्रोड्यूस भी किया, अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। बहुत ही धीर और फोड़ता से भरा हुआ डायलॉग था, फिल्म भी वैसी थी। फिर 1985 में एक हिंदी फिल्म आई इनकी, खोल दे मेरी जुबान। फिर चौथी फिल्म इनकी आई 1988 में, आगे की सोच, हिंदी में। सन 2000 में इनकी फिल्म आई ले चल अपने संग, वो भी हिंदी भाषा में थी। इनकी मृत्यु के बाद 2000 में जो फिल्म रिलीज हुई थी ले चल अपने संग, हिंदी भाषा की, ये इनको डेडिकेट की थी, डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ दादा कोंडके साहब, और ये प्रोड्यूस की थी सुनीता कोंडके जी ने। शुरुआती 1-2 फिल्मों को छोड़कर बाकी फिल्मों में इन्होंने अभिनय, निर्माता और निर्देशक के तौर पे काम किया था। इनकी टीम लगभग एक ही रहती थी आखिर तक। जब इनकी मृत्यु उस वक्त भी एक फिल्म पे काम कर रहे थे, बाकी उषा चौहान जी के साथ एक गाने की रिहर्सल कर रहे थे एक फिल्म के लिए। उस फिल्म का भी शीर्षक जो था बड़ा धीवर थी और बड़ा वल्गर था, अभी बताता हूँ आपको। फिल्म का नाम था जरा धीर डारा। इनका अपनी पत्नी से, नलिनी से 67 में तलाक हो गया था। उसके बाद इन्होंने दोबारा शादी नहीं की और 14 मार्च 1998 को दादा कोंडके साहब को एक हार्ट अटैक आया। ये अपने घर पे थे उस वक्त, जो रामा निवास नाम से दादर में स्थित था। इन्हें तत्काल ही शुश्रू शाह नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया। उस वक्त ये उससे कुछ दिन पहले ही जरा धीर डारा उषा चौहान जी के साथ शूटिंग कर रहे थे। अब इनका थोड़ा सा राजनीतिक कैरियर के बारे में बात कर लेते हैं। शिवसेना अध्यक्ष बाल ठाकरे साहब का इन पे हाथ रहा है काफ़ी। शिवसेना के अध्यक्ष बाल ठाकरे साहब ने इनकी फिल्मिंग वगैरह में सोनगढ़िया में बड़ी हेल्प करी। देवानंद की उसी वक्त एक फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई थी, जो दर्शकों की उम्मीद पर खरी नहीं उतर पाई थी, टॉपिक अलग था। बावजूद उसके अच्छे स्टार कास्ट होने की वजह से, देवानंद, हेमा मालिनी, मुमताज़ वगैरह, प्रेमनाथ वगैरह के होने की वजह से, विजयानंद जी के डायरेक्शन में बनी थी। सोनगढ़िया को हटा के कुछ थिएटरों के मालिकों ने तेरे मेरे सपने फिल्म दिखाना शुरू कर दिया था। तो जो मराठी मूवी देखने वाले दर्शक थे वो बहुत नाराज़ हुए इस चीज़ से, क्योंकि वे तो दादा कोंडके साहब की फिल्म देखना चाहते थे। यह विवाद बाल ठाकरे साहब के पास जब पहुंचा तो उन्होंने इसे सुलझाकर दादा कोंडके जी की फिल्म वापस लगवा दी, जिसको रिप्लेस कर दिया गया था तेरे मेरे सपने के द्वारा। और इस बात पर दादा कोंडके साहब हमेशा शुक्रगुजार रहे इनके शिवसेना अध्यक्ष के, और इन्होंने शिवसेना ज्वाइन करने के बाद एक अच्छे सेवक का, कार्यकर्ता का रोल निभाया। ये हर जगह स्पीच देते थे और थिएटर वगैरह करते थे और पब्लिक को इंटरेस्ट पैदा करते थे शिवसेना के लिए, क्योंकि इनकी स्पीच जो होती थी बड़ी धमाकेदार और बहुत ही कॉन्टीन्यूस होती थी, लगातार बोलते थे बिना पढ़े। ठाकरे साहब का दादा कोंडके साहब को सपोर्ट करने का एक ही मंत्र था, एक ही नारा था कि ये दादा कोंडके साहब एक मराठी मानुस है और इनको क्या नाम है, सपोर्ट मिलना चाहिए। दादा कोंडके साहब शिवसेना अध्यक्ष बाल ठाकरे जी की इस बात से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए और वो उनकी शख्सियत से वैसे ही प्रभावित थे। तो उन्होंने सभाओं में थिएटर के थ्रू और अपनी स्पीच से लोगों को शिवसेना के प्रति आकर्षित करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि पब्लिक किस बात से आकर्षित होती है। दादा कोंडके जी ने गजानन फिरके जी के साथ मिलकर एक चित्रपट शाखा खोली, जिसने शिवसेना के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। इससे उनको बहुत फ़ायदा भी हुआ शिवसेना को। 2004 में स्टेट राज्य सरकार ने और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 2004 में दादा कोंडके के नाम से 25,000 रुपये का पुरस्कार राशि दी जाएगी, बेस्ट रीजनल फिल्म इंट्रोड्यूस फॉर द ईयर। 2004 से ये अवार्ड इनके नाम से चला आ रहा है। एक इनके लिए सम्मान की बात है मरणोपरांत। दोस्तों, जल्दबाजी में एक बात बताना भूल गया, गीतकार के तौर पे भी इनका योगदान है। जानवरों भी ज़्यादातर ये गाने लिखते थे, जैसे बकरी पर, लोमड़ी पर और बैलों पर, और ज़्यादातर गाने इनके फोड़ता से भरे ही होते थे, मगर कभी कभी गाने ठीक भी होते थे। और बाकी इन्होंने एक भजन भी लिखा है हनुमान जी के ऊपर, जिसका कि मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। बाकी डिस्क्रिप्शन में सब कुछ लिंक दिया हुआ है मैंने। कई बड़े बड़े अखबारों ने और फिल्म समीक्षकों ने इनकी मौत के बाद इनको एक चार्ली चैपलिन बताया है और मराठी सिनेमा, चार्ली चैपलिन और मराठी सिनेमा, जो इनके लिए बड़ी आदर की बात थी। मरणोपरांत भी और ज़िंदगी में भी इनको बोला गया कि ये चार्ली चैपलिन हैं मराठी सिनेमा के, जो कि एक उल्लेखनीय बात है। ठीक है, जैसे भी थी, फोड़ता थी, सेक्स कॉमेडी थी, मगर कामयाब थे। गिनीज बुक रिकॉर्ड में नाम था इनका, जो रिकॉर्ड
महेंद्र कुमार सिल्वर जुबली स्टार कहलाने के बावजूद नहीं बना पाए, वो इन्होंने बनाया। बाकी ज़्यादातर फिल्मों के निर्माता निर्देशक अभिनेता यही रहे, अभिनेत्री भी इनकी उषा चौहान ही रही, बाकी कलाकार भी सेम ही रहते थे। तो दोस्तों ये था संक्षिप्त सा विवरण दादा कोंडके साहब के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और किसी को मरने के बाद कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आलोचना मैं नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि ही वॉज द वेरी फर्स्ट अनटाइटल किंग, और यू कैन से टाइटल किंग ऑफ द वर्ल्ड कॉमेडी एंड सेक्स कॉमेडी both, and with double meaning dialogues, and for attracting the mass media, mass public। और यही काम हो रहा है, अनीस बाज़मी जी कर रहे हैं। अहमद खान ने कोशिश की, वो नाकाम रहे, अनीस बाज़मी जी कामयाब हो गए। बाकी और भी चलते ही रहेंगे इस तरह काम। तो हाउसफुल 4 में चला, गुड न्यूज़ में चला, और भी आंखें फिल्म 93 में डेविड धवन की आई थी, इनकी जुड़वा 2 में चला। ये फिल्में आती रहेंगी, जाती रहेंगी, सब चलता रहेगा। ये दर्शकों को कब कहाँ नब्ज़ पकड़ लें कुछ नहीं कह सकते। दर्शक का भी पता नहीं चलता कि उन्हें कब क्या चीज़ कब कहाँ पसंद आ जाए। बाकी दोस्तों आपका क्या नज़रिया है दादा कोंडके साहब का? आपने नाम सुना है, इनकी कोई फिल्म आपने देखी है? ज़रा कमेंट्स में राय थे। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ कमी लगी हो तो डिसलाइक करें, कमेंट ड्रॉप करें, बताएं आपकी क्या मंशा है, किस पे आप विषय पे देखना चाहते हैं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। नया चैनल, नया प्रयास है, मुझे प्रोत्साहन करें। जय माता दी, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।